अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के थ्रू कंडक्ट होने वाले टेस्ट जो हर एक वीकेंड पे हो रहे हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस वीकेंड पे कंडक्ट होने वाला पीएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे जो पेशावर डिवीजन के लिए कंडक्ट हुआ। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 आप लोगों के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह के हर वीडियो के आगाज में हम बताते हैं आप लोगों को कि ये तमाम पास्ट पेपर्स या आज के दिन में कंडक्ट होने वाले पेपर्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किए जाते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस किए जाते हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है और वो सही आंसर को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में अप्लाई करने जा रहे हैं इन सीटों पर। तो अगर आप केपीके में ईटा के थ्रू कोई भी टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर आप वन पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें इसी किस्म के डाइवर्सिटी के साथ क्वेश्चंस आने हैं। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के पोर्शन से है। नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। तो नोबडी को अंडरलाइन किया गया है। ये प्रोनाउन है, ये किस किस्म का प्रोनाउन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो नोबडी कोई डिफाइंड प्रोनाउन नहीं है, इसमें पता नहीं चल रहा कि किसकी बात की जा रही है, तो हम इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। आई फाउंड द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड। दो सेंटेंसेस हैं, हमने इनको ज्वाइन करना है और इसके लिए हमें कुछ पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करने पड़ सकते हैं। तो अब सेंटेंस को आप देखें, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ये आपका सेंटेंस जो एग्जैक्टली ज्वाइन करते हुए बनेगा ये होगा फाइंडिंग द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड। नेक्स्ट है दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रेड। अब यहां पर आपके पास बुक की क्वालिटी है, उसके लिए एडजेक्टिव है जो कि इंटरेस्टिंग होने का है। अब ये किस डिग्री पर होगा, ये बेसिक होगा या कंपैरिजन पर होगा या सुपरलेटिव होगा। तो इसके लिए ये आपके पास है आई हैव एवर रेड, यानी कि मैंने आज तक जो किताबें पढ़ी हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। किसी एक बुक के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया। तो आपके पास यहां पर जो बेस्ट आंसर है वो है मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो डी आपका राइट आंसर है। A motorcycle can cover a distance of 62 kilometers in 5 liters of petrol. How many kilometers will it cover in 6 liters? तो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन कहते हैं। तो 62 किलोमीटर कर रही है 5 लीटर में, आप 1 लीटर का निकाल लें, आपके पास एवरेज होनी चाहिए। तो जब आप 62 को 5 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 12.4 किलोमीटर पर लीटर। अब आप जानना चाहते हो कि 6 लीटर में कितने किलोमीटर करेगी, तो 12.4 किलोमीटर 1 लीटर में है। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 12 को 6 से करेंगे तो 72 आएगा, 0.4 को 6 से करेंगे तो 2.4 आएगा, यानी कि टोटल आएगा 74.4 किलोमीटर्स। आप लोग चूंकि पेपर में बैठे होते हैं, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, तो आपको रफ अमल करके देखना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। Which of the following number is divisible by 2, 3 and 5? चेक कर लेते हैं। सबके एंड पे 0 आ रहा है, तो जिनके एंड पे 0 आए वो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो 2 का इशू ही नहीं है। 5 जिस नंबर के एंड पे 0 आ रहा हो वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है, तो मसला 5 का भी नहीं है। हमें चेक करना है कि 3 से कौन सा डिविजिबल है। तो एक रूल होता है कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, आप उसके सारे डिजिट्स को जमा कर लें और 3 से डिवाइड कर लें। जिस तरह 7640 है, 7 + 6 + 4 + 0, ये आपके पास बन जाता है 7 और 6 13 और 4 17। 17 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है 8 9 4 0। आप इन सबको जमा कर लें, 21 आता है। 21 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। अपनी तसल्ली के लिए आप बाकी दोनों को भी इसी मेथड से चेक कर लेंगे। What is the fourth common multiple of 8 and 24? आपने देखना है कि 8 और 24 का चौथा एलसीएम कौन सा है। अब देखें 8 और 24 के जब आप एलसीएम निकालेंगे तो पहले आप इनके मल्टीपल्स लिखना शुरू करेंगे। 24 का पहला मल्टीपल है 24, अगर ये इसके साथ कॉमन आ भी गया तो बात नहीं बनेगी, हमने चौथा ढूंढना है। सेकंड है 48, थर्ड है 72, फोर्थ है 96। अब चेक कर लें क्या 96 8 का मल्टीपल है या नहीं। तो 96 को 8 से डिवाइड करें, इसका आंसर आ जाएगा 12। इसका मतलब ये है कि जो 96 है ये 8 का मल्टीपल हो सकता है 12वें नंबर पे जाके। तो अब आप जब इसके 12वें नंबर तक मल्टीपल्स लिख लोगे
तो आपने कॉमन मल्टीपल ढूंढते जाना है और चौथा कॉमन मल्टीपल जो इनके दरमियान आएगा वो आपके पास आएगा 96। यानी कि अगर आपने एलसीएम के क्वेश्चंस बार बार करके देखे हुए हैं तो आप ये बात समझ रहे हैं, और अगर आप नहीं करके देखे हुए, अगर आप मैथ को सिर्फ उसी दिन ओपन करते हो उन्हीं दिनों में जब आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो ये आपको मुश्किल लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिक्स अगर आपका वीक पॉइंट है तो इसको कवर कर लें, क्योंकि बहुत सारी सीटें और टेस्ट ऐसे हैं जिनमें मैथ के बगैर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। What is the name of geometric shape that has one curved surface, no edge, no vertex? अब कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एज नहीं है, तो ये गुलाई में है चीज, तो जिसका राइट आंसर होगा स्फीयर। Find the minimum length of the ribbon which can be completely cut into equal pieces of 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any left over। तो अब आपके पास कोई एक बड़ा सारा रिबन है और आप उसको ऐसे काट रहे हो कि अगर आप उसके इतने इतने पीस करो तब भी वो बराबर कट जाए और उसका कोई पीस एक्स्ट्रा ना बचे। इस 75 सेंटीमीटर के पीस करो तब भी वो मुकम्मल कट जाए, और 85 सेंटीमीटर। अब आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको 45, 75 और 85 इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, और उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका 3825 राइट आंसर है। इस्लामियत वाला पोर्शन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की उम्र वफात के वक्त कितनी थी? तो आपकी उम्र 63 साल थी, 63 ईयर्स। सफर ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? हुजूर के साथ हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की सल्तनत में यानी कि मिस्र में पैदा हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कितने साल तक खिलाफत की जिम्मेदारियां अदा की? तो 12 साल तक। एक्चुअली आपको चारों खुलफाए राशिदीन के उम्रें मालूम होनी चाहिए कि उनकी टोटल उम्र कितनी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितने कितने अरसे तक खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि ये बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत रिपीट होते हैं। बैतुल मामूर कहाँ वाक़ है? तो बैतुल मामूर जो है ये खाना काबा के एन ऊपर है। नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल मेथड्स टू मैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटीरियल सच ए सिंगल टच और डबल टच मेथड। यानी कि आपके पास कोई आयरन रॉड है, कोई स्टील का मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स काउंट होते हैं। आप उनको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो तरीके सिंगल टच वाले भी हैं, डबल टच वाले भी हैं। तो ये डबल टच मेथड होता क्या है? डबल टच मेथड ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आयरन बार है और आप उसको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर 2 मैग्नेट रखेंगे और वो मैग्नेट आप इस तरीके से रख लेते हैं। इस तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इस तरफ इस मैग्नेट का साउथ पोल है। अब आपने उनको रब करना है इसके ऊपर, और करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्थ पोल वाले को इस तरफ रब करना है नॉर्थ पोल की साइड पे, साउथ पोल वाली साइड इस तरफ रख के आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स दोनों मैग्नेट्स के रब करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। एसिड एक ऐसी सब्सटेंस होती है जिसे आप अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो काफी सारे हाइड्रोजन आयन दे सकती है। लाइक HCl को पानी में डिसॉल्व करें तो प्रोटॉन और क्लोराइड आयन, तो इस तरीके से ये प्रोटॉन हम हाइड्रोजन आयन को कह रहे हैं, तो इसने पानी में ये दे देने हैं। तो ये एसिड की डेफिनेशन होगी। असल क्वेश्चन ये है कि एसिड का जो वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। एसिडस वर्ड था, उससे ये एसिड बनता है। अब फोर्स इज अ पुश और पुल। कौन सी 2 चीजें होती हैं जो एक फोर्स को फुली डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं? अब फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको स्ट्रेंथ भी मेंशन करना होगी और डायरेक्शन भी मेंशन करना होगी। एट व्हाट हाइट डू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जीपीएस सिस्टम के जो सैटेलाइट्स हैं वो जमीन के ऑर्बिट पर मौजूद हैं। तो इसका सही आंसर है 20,200 किलोमीटर। अब जो पेपर था, पेपर में ये लिखा हुआ था 200 किलोमीटर, यानी कि 2,20,000 किलोमीटर, जो कि गलत आंसर है। तो अब चूंकि चारों ऑप्शन गलत दिए गए थे तो सारे ठीक कंसीडर हो जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअली राइट आंसर है वो है 20,200 किलोमीटर्स। Which one of the following is the function of bubble tube aligned at 45 degree in a separate level?
तो एक स्पिरिट लेवल के अंदर 45 डिग्री के एंगल पर जो बबल ट्यूब अलाइंड होती है उसका फंक्शन ये होता है कि इंक्लाइंड सर्फेसिस को चेक किया जा सके। हाउ डू लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम रिलेट टू ईच अदर? एक इकोसिस्टम के अंदर अगर बहुत सारे जानदार रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की जिंदगी पर असरअंदाज होंगे, वो एक दूसरे को फायदा देंगे, नुकसान देंगे और कंपीट करेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। Who did the British confront in the third battle of पानीपत? तो जो तीसरी जंग थी पानीपत की, उसमें असल जो स्टेक होल्डर थे वो एक तरफ मराठास थे, दूसरी तरफ दुरानीज थे। यानी कि नादिर शाह दुरानी की जो फौज थी वो सेकंड स्टेक होल्डर थी, अफगानी फौज थी, और साथ ऊद के हुक्मरान थे और दूसरे छोटी मुस्लिम जो रियासतें थी वो थे। तो अब यहां पर जो ब्रिटिश कॉन्फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट है ये माइनर रह जाता है। अगर ब्रिटिश का इस जंग में कोई किरदार था तो वो बहुत मिनिमम होगा। असल में ये जंग 18वीं सदी में लड़ी गई है और उस वक्त मुगल जो सल्तनत थी वो मौजूद थी। तो हकीकत में ये जंग दुरानीज और मराठास की थी। तो क्वेश्चन में चाहे कोई भी गड़बड़ हो, लेकिन आपके जो आंसर्स हैं उनमें मराठास जो है वो राइट आंसर है। Which of the following is not considered a stage in Jean Piaget's theory of cognitive development? तो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, तो इसमें कौन सी स्टेज नहीं है? देखिए पहले तीन ऑप्शन तो ठीक है, ये स्टेजेस हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, तो ऐसी कोई स्टेज नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेज वाली कोई स्टेज नहीं है। वो जो चौथी स्टेज है वो आपके पास कंक्रीट स्टेजेस होती हैं, वो बाद की फुल डेवलप्ड स्टेज है, उसमें ये स्टेज नहीं आती इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेज वाली। What term describes a collection of individuals who have come together to form a distinct group? मुख्तलिफ तरह के लोग अगर एक जगह इकट्ठे रह रहे हैं तो कम्युनिटी है। बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुख्तलिफ स्पीशीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर चूंकि ये पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये कम्युनिटी राइट आंसर है। Which type of objective serve as a translation of goals into more specific direction for action? अच्छा, अब ये क्वेश्चन डिबेटेबल है। अगर डायरेक्शनल काम हो रहा है, डायरेक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके लिए टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स भी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पर ज्यादा जो जगहों पर ज्यादा लिटरेचर्स में ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनके लिए ये राइट आंसर कंसीडर किया गया है। Which type of education is associated with recent international educational movements that aim to improve people's lives by addressing their social and economic needs? तो मॉडर्न वर्ल्ड में निसाब से हटकर एक इंसान की बेहतरी, उसकी खुशी, इसको बड़ा फोकस दिया गया है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न इंटरनेशनल एजुकेशनल मूवमेंट्स को। Who is credited with introducing the fundamental laws of learning? लर्निंग पर जो बुनियादी काम है वो एडवर्ड थॉर्न डाइक का है। When a child cries upon seeing other cries, this behavior is an example of which type of imitation? कोई और रो रहा है तो उसको देखकर बच्चा रोना शुरू कर देता है, वो इमिटेशन कर रहा है। ये इमिटेशन किस काइंड की है? ये सिंपैथेटिक इमिटेशन काउंट होगी, यानी कि बच्चा दूसरे के दुख को महसूस करके रोता है। What type of reinforcement typically occurs in an organism that has been previously conditioned in a specific manner? इस तरह की reinforcement को हम negative reinforcement कहते हैं। In a library, 2/5 of the total books are hadith books. 3/4 of the remaining books are mathematic books. The 642 books remaining are on other objects. Find the total number of books in the library. अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल टोटल बुक्स हैं x, तो जो हदीस की बुक्स होंगी वो होंगी 2/5 ऑफ x। अब आपके पास जो बाकी के बुक्स बच गई हैं, टोटल बुक्स में से आप हदीस की बुक्स निकाल दें तो जो आपके पास बाकी बुक्स बचती हैं वो हैं 3/5 x। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बुक्स हैं 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, यानी कि 3/5 x। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 20x। अब ये आपके पास है मैथमेटिक्स बुक्स। द 642 बुक्स रिमेनिंग आर ऑन अदर सब्जेक्ट्स। अब जो इनमें से आप मैथमेटिक्स की बुक्स निकाल देते हैं 3/5x में से, 9/20x जो निकाल देते हैं, तो अब आपके पास जो बाकी की बुक्स हैं वो 642 बुक्स हैं, ये अदर सब्जेक्ट्स पर हैं। तो आपने फाइंड करना है कि टोटल बुक्स कितनी है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 20 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर आपके पास 3 × 4 12x, 12x - 9x = 642। 20 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें
तो उसका तरीकेकार ये होगा 12 माइनस 9 3x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 642। अब आप इसको ऐसे करेंगे कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड करेंगे, 20 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 4280। आपने मिस्टेक कहां पर करनी है? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की सेंस को समझना है। टोटल बुक्स x हैं, 2 आउट ऑफ 5th x जो है वो आपके पास हदीस की बुक्स हैं, उनमें से जो बाकी बचेंगी उसका 3/4। अब इनमें से जो बाकी बच रही है वो है 3 आउट ऑफ 5th x, इसका जो 3/4 है वो आपके पास मैथमेटिक्स की बुक्स हैं। अब इसमें से ये बुक्स निकाल दें तो आपके पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स बचती हैं, वो बराबर है 642। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इससे आगे सिंपली अलजेब्रा है, आपने उसी को सॉल्व करना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन नंबर 0.00253? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जीरोस हैं, इनकी वैल्यू नहीं होती, आप इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, चाहे डेसिमल वाली वैल्यू हो, डेसिमल के बगैर हो। तो 253 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो 3 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ अ कोट इज 2000। शॉपकीपर उस पर 2 डिस्काउंट देता है, पहले 10% फिर 5%, तो फाइनल वो कितने में सेल कर रहा है? अगर वो 10% डिस्काउंट देता है 2000 पर, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2000। ये टोटल डिस्काउंट बनता है 200 रुपए का। अब कोट की जो कीमत रह गई है वो 2000 की बजाय 200 का डिस्काउंट मिलने के बाद 1800 रह गई है। 1800 पर जब वो 5% डिस्काउंट देगा तो 5% ऑफ 1800 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1800। अब ये आपके पास जो डिस्काउंट आ रहा है वो 90 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। तो अगर 1800 में से 90 रुपए का डिस्काउंट हम निकाल दें तो जो बाकी कीमत बचती है वो 1710 रुपए बचती है। अ डाई इज रोल्ड, एक डाइस है, डाई नहीं होगा डाइस होगा। तो लूडो खेलते हुए उसका डाइस फेंका गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके डाइस के टॉप पर वैल्यू हो जिसके नंबर 2 से ज्यादा हो? अब डाइस पे वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हो कि नंबर 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा ये नंबर है। तो हर 6 में से 4 चांसेस आपके पास ये हैं कि आपकी वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 आउट ऑफ 3 राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो 2 से ज्यादा नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 आउट ऑफ 3 है, या फिर आप कह सकते हैं 4 आउट ऑफ 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है, आप 34th टर्म इसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये डिसेंडिंग में जा रही है, कम हो रही है, 31 से 21, 21 से 11, 11 से 1। तो ये हर दफा 10 नंबर जो है वो कम हो रही है। तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आप 34th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस y मल्टीप्लाई d। आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 31 है, आप 34th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं और जो इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 299। नेक्स्ट लोगारिथम का क्वेश्चन आ गया, फाइंड x इफ log x 0.25 इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसे लोगारिथम के बगैर लिखेंगे तो ये x, ये 2 इधर आके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.25। अगर x स्क्वायर आ रहा है 0.25 के, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 0.5। यानी कि 0.25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0.5 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB प्लस BC प्लस C इज इक्वल व्हेन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 5। फार्मूला है आपके पास A प्लस B प्लस C, इसका स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। अब आपको कुछ वैल्यूज मालूम है, जिस तरह आपको इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू है ABC की 5, आप इसका स्क्वायर लिखेंगे, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये 12 है 2, और ये आपने फाइंड आउट करना है, मैं इसकी जगह x ही लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा 25 बराबर होगा 12 जमा 2x के। 12 को हम दूसरी साइड पर अगर ले जाएं
तो वो 25 में से माइनस होकर रह जाएगा 13, और 2 का अगर दूसरी साइड पे ले जाएं वो 13/2, तो ये आपका राइट आंसर है। Which of the following statements is true about the points 1, 2, 3, 4 and 6 minus 1? आपके पास ये पॉइंट्स हैं। पहला ये इसका आंसर है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो आप इनकी स्लोप्स चेक कर लेंगे। और अगर आपने ये चेक करना है कि ये किस टाइप की ट्राइंगल है, तो आप इस पे फार्मूला लगा देंगे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अगर आप ये फार्मूला पहली दफा देख रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स करने की जरूरत है, और अगर आप ये फार्मूला पहले सॉल्व कर चुके हैं तो सिंपली आपको ने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो इस फार्मूले को पहली दफा देख रहे हैं और ये कभी करके नहीं देखा, तो मैं उन्हें ये लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा कि एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर जो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं वो सारे देखें। आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, और मैथमेटिक्स की अपनी कमी पूरी करने के लिए आप हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं 1 पेपर का। वहां पर जहां बाकी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं, मैथमेटिक्स की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। Which of the following sentences needs an exclamation mark? अब आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर पुट करना है। पहला सेंटेंस है वॉच आउट, देयर इज अ स्नेक नियर द फायर प्लेस। अब एक्सक्लेमेशन मार्क मोस्टली आप वहां पे पुट करते हैं जहां पर आप कोई एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं, तो यहां पर ये पहला ही सेंटेंस हमारा ठीक है, इसके एंड पर आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है पुट करेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ शॉर्ट वॉवल साउंड। चारों में वॉवल साउंड्स मौजूद हैं, लेकिन शॉर्ट किस में है? सबसे शॉर्ट वॉवल साउंड जो है वो अबाउट में है, और अबाउट में भी जो सबसे पहले वाला ए है, अब आपने इसको सबसे शॉर्ट साउंड देकर पढ़ना होता है। आइडेंटिफाई द वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। तो सारे यू से शुरू हो रहे हैं। अमूमन हम ये समझते हैं कि हर वो लेटर वर्ड जो ए, ई, आई, ओ या यू से शुरू हो वो वॉवल कंसीडर होगा, लेकिन यू हर जगह वॉवल साउंड नहीं देगा। जिस तरह यहाँ पे यूज, यूनिवर्सिटी, यूनिट, ये यू की साउंड दे रहा है, और यू की साउंड वॉवल साउंड काउंट नहीं होती। वॉवल साउंड अलिफ या ए की साउंड जो होती है वॉवल साउंड काउंट होती है। तो अम्ब्रेला, यहाँ पे यू है लेकिन साउंड जो है वो अ की दे रहा है, ए की दे रहा है, तो ये आपके पास वॉवल साउंड है। चूज द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्टायरडम आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका मतलब होता है द डेथ ऑफ अ मार्टायर, यानी कि ये आपके पास इसके हम मीनिंग सेम मीनिंग में वर्ड है। वी वेंट टू डैश लाहौर म्यूजियम, आपने आर्टिकल पुट करना है यहां पर, तो वी वेंट टू द लाहौर म्यूजियम, क्योंकि लाहौर म्यूजियम एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, स्पेसिफाइड लोकेशन है, तो आप यहां पे द यूज करेंगे। ही स्टेड होम डैश ही वॉज फीलिंग सिक, आपने कंजंक्शन ऐड करना है, तो ये कंडीशनल केस है, तो ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, ये इसका राइट आंसर होगा। द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे, वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में ले जाएं। द थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस, यस्टरडे की जगह भी द प्रीवियस डे होना चाहिए। द थीफ वॉज कॉट बाय द, बल्कि यहाँ पे यस्टरडे आएगा, ये वॉइस है, नरेशन नहीं है। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस यस्टरडे। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, कैंडिडेट बहुत गलती करते हैं इसमें। जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए ना, तब आपने चेंज नहीं करना होता। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये इसी तरह लिखा जाएगा। द टीचर सेड दैट, सिर्फ दैट लगाना है, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा, आपने कोई भी टेंस चेंज नहीं करना। फ्यूज इज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटेलिक वायर, बिजली के सर्किट में फ्यूज होता है, और फ्यूज ये एक मेटेलिक वायर है। इस मेटेलिक वायर की खूबी क्या होती है? खूबी ये होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कि अगर एक हद से ज्यादा करंट बढ़े तो वो जो फ्यूज है वो उड़ जाए, मतलब वो जो तार है वो पिघल जाए। वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो साबुन बनता है, उसके साथ बन जाती है ग्लाइसरीन। अब आप साबुन और ग्लाइसरीन को सेपरेट करना चाहते हो, तो सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस सारे मिक्सचर को मिक्स करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, और जब सोडियम क्लोराइड में मिक्सअप करेंगे तो जो ग्लाइसरीन है वो बॉटम पर जाकर सेटल हो जाएगी, तो वो इस तरीके से सेपरेट हो सकती है। ड्यूरिंग प्रोफेज, अच्छा माइटोसिस मियोसिस से क्वेश्चन आ गया। प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इनफैक्ट वो डबल होके दो साइडों पे चला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हाफ
तो ये आपके पास एक सेंट्रोसोम है, ये आपके पास दूसरा सेंट्रोसोम है, तो इसमें से कौन सी चीज होती है जो बनेगी यहाँ पे, तो ये आपके पास एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेगी जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ कनेक्शन बनाएंगी। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द सेकेंड स्टेप इज एरेशन। द पर्पज ऑफ एरेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज, उस वक्त हम यूज करते हैं एरेशन को ताकि पानी में मौजूद जो आयरन और मैंगनीज है वो डिसॉल्व हो जाए। ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड मटेरियल है और इसमें हम माइनर एडिटिव्स ऐड करते हैं। उसका मकसद क्या होता है, ताकि ग्लास में कलर ऐड किया जा सके, टू ऐड द कलर। द अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस आर डेंजरस टू लिविंग बीइंग्स। न्यूक्लियर रिएक्शन डेंजरस होते हैं वैसे भी, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं और इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं जो डिफॉर्मेटिव होती हैं। व्हाट डज अल्ट्रासाउंड इमेजिंग प्राइमरीली रिलाइज ऑन टू क्रिएट इमेजेस। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो उसमें कौन सी वेव्स यूज की जा रही हैं, उसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जरिए जो, यानी कि आप नाम से भी अंदाजा कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से इसीलिए कहते हैं, तो उसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी का भी आइडिया हो गया होगा, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए होंगे। मजीद पेपर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, उनको देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हमारा न्यू सेशन जो कि ASF की तैयारी के लिए शुरू किया जा रहा है, आज से उसके सेशन का आगाज कर दिया गया है। 36 सीटें थी और सारे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते थे, तो अगर आपने अप्लाई किया है तो अपनी तैयारी के लिए आप हमारा सेशन आज से ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।